हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब बात करते हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखो, ये कोई लाइन है, इसमें कोई पॉइंट P और ये कोई पॉइंट हो गया Q। ठीक है, P पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, और Q कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2। ठीक है, अब इस पे कोई पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि पी क्यू ए जो है वो क्या है, एक लीनियर है, कोलीनियर है। पी क्यू और ए आर कोलीनियर। ठीक है, आप ये कह सकते हो इक्वेशन के अंदर, है ना। और अच्छा, अ, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो देखो, y माइनस, इसको ले लो पहले, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, राइट। ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और आप कोलिनियर है तो एक बात और सीखी थी आपने लास्ट लेक्चर में, क्या? वो ये सीखी थी कि जब तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर होते हैं तो उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो रखो, देखें, देखो, एक्स वाई वन, x1 और x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये 1 1, और यहाँ पे हाफ आएगा, फिर उसके बाद में मोड आएगा। जब एरिया ही यहाँ पर जीरो है तो मोड लगाने से कोई सेंस नहीं है, तो ये वाला जो लगा हुआ है ये डिटर्मिनेंट है, और उस हाफ को मैंने इक्वल के इधर भेज दिया, तो ये हो गया जीरो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाली चीज और ये जो हमने लिखी है ये वाली चीज, ये दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो एग्जैक्टली सेम ही आएगा ये। ठीक है, बराबर। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4। 3, -4 से ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास होती है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइड। अब देखो, इक्वल और अपोजिट साइड तो ऐसे ही कर सकती है ड्रॉ, ये जैसे 2 मिनट इसको एक बार हटा दो, 3, -4। तो मान लो 3, -4 कहाँ पे होगा, एक्स पे तो 3 और वाई पे क्या है, -4। तो मान लो वो यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा, एक्स तो जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और वाई क्या हो, नेगेटिव, राइट। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये कह रहा है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइड। जैसे मान लो ये इसकी बात करें तो ये और ये इक्वल है। ठीक है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट मान लो कुछ ऐसे आएंगे 0, और इसके आएंगे -a, 0, राइट। अच्छा, तो इस प्रकार के लाइन की जब भी कभी आपको स्लोप निकालनी है तो उसका क्या तरीका है, देखो, a-0 दैट इज a अपॉन 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 अपॉन a, वो 0 प्लस a, ये कट गया। तो ऐसी लाइन की स्लोप हमेशा बनाती है जिसके लिए ये कहता है ना कि इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन, है ना, फ्रॉम टू एक्सेस, ये बात। ठीक है, अब ऐसे लाइन की इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, y माइनस, ये वाला पॉइंट उठाओ एज इट इज, y1 बराबर m x माइनस x1, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा x-3 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3। इंटरसेप्ट क्या काट रहा है वो, 3 पर, फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस, है ना। तो ये मैंने बनाया ग्राफ, और अच्छा, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम द नेगेटिव एक्सेस ऑफ y एंड इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। अब 120 डिग्री है तो ऐसे तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया था इधर की तरफ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटे आते हैं और इधर की तरफ बड़े। तो ये कुछ ऐसा इंटरसेप्ट मान लो अपने दिमाग में एक बार के लिए। ठीक है, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हम एंगल मेजर करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस से, तो ये 120 डिग्री आ गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो,
ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 3, लेकिन ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -3, 0, -3 बराबर। एक्सेस ऑफ वाई एंड इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब पहले तो ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ऐसी लाइन की स्लोप पता करो। स्लोप कैसे पता करते हैं हम, स्लोप हम कैसे पता करते हैं, तो ये जो थीटा होता है उस पर टेन की वैल्यू, तो टेन 120 डिग्री, ठीक है, टेन 120 कितना होता है, एम बराबर टेन 90 + 30, 90 + 30 किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो एम बराबर माइनस का cot 30, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो टेन 60 की होती है दैट इज √3, तो एम बराबर आ गया माइनस का √3, राइट। तो ये इसकी स्लोप आ गई। अब हमारे पास पॉइंट अभी भी 0, -3 दे रखे हैं, 0, -3, तो y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा y + 3 बराबर माइनस का √3x, इसको इधर ले आओ, इसके लिए हो जाएगा √3x + y + 3 बराबर 0। हालांकि ये फाइनल बनाना आपका काम नहीं है, फिर भी अगर एमसीक्यू में आप पूछ लेता है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है फिर ये, है ना। आगे देखो, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1, 0, 2, 1 इज रोटेटेड अबाउट 1, 0 बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, यानी एक लाइन थी, जैसे मान लो वो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और मान लो यहाँ पे कहीं पे वाई एक्सिस हो गया, ये इस तरीके से हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले तो 1, 0 से जो है x पे 1, y पे 0, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे ये लाइन आती है 1, 0 पे, ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट किया जाता है 15 डिग्री के लगभग, 15 डिग्री के आसपास, तो मान लिया मैंने मन में, मान लो ये 15 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है 15 डिग्री। अब ठीक है, तो इस लाइन का ये स्लोप दे रखा है आपको, है ना, और क्या कह रहा है ये 1, 0 एंड 2, 1, तो जाहिर सी बात है x पे 2, y पे 1, यानी वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा 2, 1, ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट 1, 0, यानी इस 1, 0 को एज इट इज रहने दिया, तो आप देख सकते हो इस वाली लाइन को रोटेट किया गया है ये 15 डिग्री इधर की तरफ, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है। देन फाइंड इक्वेशन इन इट्स न्यू पोजीशन, ये अब इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ पर आ गई है, तो इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है, ठीक है। तो पहले इस वाली लाइन की स्लोप पता करो, तो वो हो जाएगा 1 - 0/2 - 1, तो ये हो गया 1, तो इस पे 10 की वैल्यू दैट इज 45 डिग्री, तो यानी ये वाली इतनी क्या हो गई 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये इतनी जो है ये वाली ये कितनी हो गई 60 डिग्री, राइट। अच्छा, तो अब इस लाइन की एक बार इक्वेशन पता करो, तो वो क्या होता है y माइनस 1, 0 या 2, 1 में से किसी को भी ले लो, तो y माइनस 0 बराबर एम एक्स माइनस x1, सही है बराबर। और लेकिन अब एक ज़रूरी बात, वो क्या, ये तो इस वाले की स्लोप है 1, तो हमें इस वाले की स्लोप पता करनी है, इस वाले की स्लोप के लिए हम क्या करेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू क्लियरली √3 होती है, राइट, √3, तो y बराबर √3x, y बराबर √3x और माइनस √3, इसको सॉल्व कर लो, √3x माइनस वाई माइनस √3 बराबर 0, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, न्यू पोजीशन की इसकी इक्वेशन हो गई है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको फिर एनसीईआरटी देखना, फिर करके देखना, आपको पता चल जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2, 4, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2, 4, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2, 4 और 2,
4 and forming a triangle of 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक लाइन जा रही है और मान लो 2,4 मान लो यहीं पे ही कोई पॉइंट है 2,4, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका ए और मान लो ये हो गया हमारा बी इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,b, सही है। अच्छा, और इसका एरिया मान लो हमें दे रखा है कितना, इसका एरिया हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है वो फॉर्म लिखो x/a प्लस y/b इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है बराबर 1, ठीक है। और इसका एरिया अभी तक हम क्या जानते हैं, हाफ इंटू मोड ऑफ a एंड b, a डॉट b बराबर दे रखा है आपको कितना 16, ठीक है। तो मोड ऑफ ए बी की वैल्यू हो गई 32, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई आपकी क्या बोलते हैं, एक तो 32 आ जाएगी और एक माइनस के 32 आ जाएगी, या फिर ए बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 32 बराबर। अब यहाँ से देखो, अब ये जो है वो 2,4 से पास करता है, तो 2/a प्लस 4/b बराबर 1, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसको तो दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना है हमें, एक बार तो ए बी बराबर 32 लेके इसको सॉल्व करना है और एक बार ए बी बराबर माइनस के 32 लेके इसे सॉल्व करना है। तो इसे देखो ये कितना हो जाएगा 2b प्लस 4a बराबर ए बी, और उस ए बी की जगह एक बार के लिए 32 रख दो, हम पॉजिटिव से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, b प्लस 2a बराबर 16, एक तो ये इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। और नेगेटिव वाले को लेके इधर कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 2b प्लस 4a बराबर 32 लिया तो उसकी जगह -32 ले लो। अब क्या इक्वेशन आएगी वो मैं लिख देता हूँ, देखो 2 कॉमन ले रहा हूँ लगे हाथ, तो हो जाएगा b प्लस 2a बराबर माइनस का 16, सही है। अब एक काम करो, ये यहाँ से तो ये b प्लस 2a सेम सेम जैसा ही मिल गया, तो एक काम कर लेते हैं हम, नेगेटिव वाले की वैल्यू को एक अलग तरीके से रख लेते हैं। कैसे बताता हूँ, देखो b की वैल्यू यहाँ से मैं है ना 32/a लिख देता हूँ, 32/a। तो देखो 2b की वैल्यू रख देता हूँ 32/a, 32/a प्लस का 4a बराबर माइनस का 32, सही है। वैसे नेगेटिव वाले की जगह मैं चाहूँ तो पॉजिटिव वाले में भी तो रख सकता हूँ, कोई इशू थोड़ी होना चाहिए, तो मैं नए पे जाऊँ ही क्यों फिर। तो देखो इस b की जगह मैंने लिख दिया क्या, यहाँ से 32/a, तो 32/a प्लस का 2a बराबर 16। अब इसको और काटो तो ये हो जाएगा 16/a प्लस का a बराबर 8, सही है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व आउट करो तो ये हो जाएगा 16 प्लस a स्क्वायर बराबर 8 है, तो हो जाएगा माइनस का 8 है बराबर 0। या आप क्लियरली देख पा रहे हो a-4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपका क्या 4, a बराबर 4 आते ही b बराबर हो जाएगा 4×8 = 32, b बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, ये देखो ये कह रहा है a और b की वैल्यू आ गई है ना, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2,4 एंड फॉर्मिंग ए ट्राइंगल ऑफ दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नहीं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या जो बताना चाह रहा हूँ वो भाई, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक ये तो मैंने ए और बी जो वैल्यू आई ये तो एक बार पॉजिटिव वाले तरीके से आया, अब जरा नेगेटिव वाले तरीके से देखता हूँ। देखो तो इसके लिए ये जो था ये आ रहा था क्या, कितना ये आ रहा था हमारा b प्लस 2a बराबर माइनस का 16, राइट। तो अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, देखो तो b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू यहाँ से मैं कितनी रख सकता था, माइनस का 32/a,
तो माइनस का 32 अपॉन ए प्लस का 2a है ना, और बराबर माइनस का 16। दो कॉमन लेके करो तो माइनस का 16 अपॉन ए प्लस का ए बराबर माइनस का 8। सही है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 16 पॉजिटिव का 8 है बराबर 0। सही है, अच्छा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 8 है माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ से ए की कितनी वैल्यू आती है पहले वो देखो, और उसके हिसाब से जाहिर सी बात है यहाँ से ए की 2 वैल्यू आएगी। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा -4 प्लस -4√2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए की अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू रखता हूँ तो एक अलग वैल्यू मिलेगी बी की, और ए की अगर नेगेटिव वाली वैल्यू रखता हूँ तो बी की एक अलग वैल्यू मिलेगी। राइट, तो बी की वैल्यू पॉजिटिव वाले रखने पर क्या मिलता है देखना जरा, -4 प्लस का 4√2 रखता हूँ है ना, तो उससे बी बराबर मिलेगा -32 अपॉन -4 प्लस 4√2, -4 प्लस का 4√2, और नेगेटिव वाली वैल्यू रखूंगा तो उससे मिलेगा बी बराबर -32 अपॉन -4 ठीक है। अच्छा, तो यहां से अब आपने एक चीज देखी कि ए और बी की दो वैल्यू तो इधर से मिल गई और एक वैल्यू इधर से मिल गई यानी 3। और ये क्या क्या कह रहा है कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हमें पता करनी है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है ना आंसर। आगे देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1,2 whose x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। तो पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होती है, और एक बात ये कह रहा है x इंटरसेप्ट जो कि a होता है ट्वाइस इट्स y इंटरसेप्ट यानी ये, तो उठाकर और 1,2 से पास करती है, 1,2 से पास करती है तो 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी बराबर 1। ए की जगह 2b रख दो, ए की जगह 2b रख दो, तो 1 अपॉन 2b प्लस 2 अपॉन बी बराबर 1। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आएगी, और जो b की वैल्यू यहाँ से आएगी वही मतलब उसके मतलब वो वैल्यू यहाँ रखोगे तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कर लेना खुद से। ठीक है, पेन चलाओ जितना हो सके उतना, पेन चलाओगे तो अपने आप समझ में आएगा। आगे देखो, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 5 एंड परपेंडिकुलर टू x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। अब देखो, तो लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है कि इनको x और y के लिए सॉल्व कर लो। प्लस y बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 5, y कैंसिल आउट हो गया, 4x बराबर 8, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई तो 5 में से 2 गए तो 3, तो y बराबर आ जाएगा -3। सही है, y बराबर क्या आ जाएगा -3। तो कौन से पॉइंट से ये दोनों जो है वो पास हो रहे हैं, वो है 2,-3, 2,-3। इन दोनों में से किसी भी एक लाइन को 2,3 से पास करवा दो, वो बात एक ही है। देखो, अब जैसे ये हो गया तो एक बार के लिए ये मैंने लाइन मान ली जो कि 2,-3 से पास करती है। ठीक है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंड परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये लाइन ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, जिस पर परपेंडिकुलर है ना उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से इसकी स्लोप निकाल सकते हो हम, y बराबर है x प्लस 3 से, तो m बराबर आ जाएगा -1/3, -1/3। ठीक है, यहाँ से m बराबर माइनस का, इसको m1 कह दो, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो आपको एक बात पता है m1 डॉट m2 बराबर -1 होता है, तो m2 जो है वो कितना हो जाएगा, इसकी जो स्लोप होगी m2 वो हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 3। तो m2 की जो आपकी जो स्लोप हो जाएगी इस वाली लाइन की वो हो जाएगी 3। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हमारे पास आएगा, स्लोप हमारे पास आएगा, ये दो चीज़ें जब हमारे पास आ जाती है तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसको सॉल्व कर लो, इसको
सॉल्व कर लो तो देखो आंसर कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करना जानते हो, देखो y+3 बराबर, ठीक है ये हमारा सही है, इसको फाइनल आंसर आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, यहाँ भी छोड़ दो तो भी सही है, ठीक है। अब उसके बाद में एक छोटा सा आपको नोट की फॉर्म में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि आपको अगर पैरेलल लाइन के किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर लाइन के किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, एक बार वो देख लो, फिर आप इस चीज में और समझ पाओगे। तो 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले तो मन में इसकी स्लोप पता कर लिया करो सबसे पहले, तो वो कुछ ऐसी आ जाएगी -2/3, -2/3, तो y बराबर नहीं m बराबर, ठीक है। अच्छा, -2/3। अब दो तीन बातें हैं, जैसे कोई तो ये कहता है कि साहब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 है ना, ये पासिंग थ्रू 2,3 है ना, एंड पैरेलल टू L1, इसे कोई L1 नाम दे दिया मैंने, यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो कि इस L1 के तो क्या हो, पैरेलल हो, इक्वेशन के L1 के तो क्या हो, पैरेलल हो, और 2,3 से पास करे, और ये स्लोप हो गई। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, ये तो स्लोप हो गई और ये 2,3 पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा y - y1 बराबर m, और ये हो जाएगा x - x1, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3y - 9 बराबर माइनस का 2x प्लस का 4, इसको सॉल्व करो, 2x - 3y नहीं प्लस 3y, -9 - 4 -13 बराबर 0, एक तो ये याद रखो, ठीक है। अच्छा, और ये तो लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू L1 हो गई है ना, और एक पता करते हैं, मान लो तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू L1, अब L1 के परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है m1.m2 = -1 से इसकी जो स्लोप होगी, इस वाली लाइन की जिसकी बात कर रहा है उसकी जो स्लोप होगी वो इसकी नेगेटिव टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल होगी, यानी 3/2, ठीक है। अच्छा, ये स्लोप आ गई और 2,3 से पास करता है, तो y - y1 बराबर m x - x1 दैट इज 2, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2y - 6 बराबर 3x - 6 है ना, तो -6 और -6 गया तो ये हो जाएगा 3x - 2y बराबर 0, या कोई इसको 2y - 3x बराबर 0 लिख देता है तो भी सही है। अब देखो अपने अपने तरीके हैं, इसको कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई इसको ऐसे भी कर सकता है, ध्यान से सुनना, दोनों को का ही तरीका बताता हूँ। एक व्यक्ति ऐसे बोलता है कि देखो साहब पैरेलल होगी, जैसे ये कोई लाइन है, अगर ये इसके पैरेलल है तो वो ये होगी, इसकी जो स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, यानी दोनों की स्लोप तो बराबर होगी, स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। स्लोप अगर बराबर है तो हमें ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2x + 3y प्लस लैम्डा बराबर 0, अब इस लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, कैसे, 2,3 से पास करते ना तो रख दो, तो 2 दूना 4 प्लस 9 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर -13, और उसको उठाकर इस जगह रख दो तो यहाँ पहुँच ही जाओगे आप, सही है। अच्छा, और यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो अभी बताता हूँ। देखो अगर 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 ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के मतलब जिससे पास होती है 2,3 से होती है ना ये, तो दोनों में से किसी भी एक के आगे नेगेटिव लगा दो और एक इक्वेशन बना के और कांस्टेंट की जगह लैम्डा रख दो, यानी 2,3 है ना ये, तो y वाले को तो ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है इसको तो x वाले से करके नेगेटिव x वाले से कर दो, यानी जैसे 3x और 2y दोनों में से किसी भी एक जगह नेगेटिव लगा दो, तो मैं मान लो यहाँ लगा रहा हूँ, कोई यहाँ लगा देता है, एक ही बात है वो, है ना, प्लस लैम्डा बराबर 0,
अब कहाँ से पास करता है ये 2,3 से, तो करो देखो -6 + 6 प्लस लैम्बडा बराबर 0, तो ये आ गया ना लैम्बडा बराबर 0। सही है, उसको उठाकर यहाँ रख दो, तो -3x + 2y कह दो, चाहे नेगेटिव कॉमन लेके 3x - 2y कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, तो ये अपने अपने तरीके हैं जिनसे कि हम इक्वेशंस तक पहुंचते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब और क्वेश्चन देखो क्या है ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो एक ट्राइंगल बनाया सबसे पहले, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। ए हो गया 1,2, बी हो गया 3,1 और सी हो गया -3,0। ठीक है, आर वर्टेसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए, एल्टीट्यूड है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ऑन साइड बी सी, तो इसका नाम एक बार के लिए डी कह दो। ठीक है, अब इस एडी वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है। ठीक है, एडी वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो देखो, हमें एक बात तो पता है कि जो एडी की स्लोप होगी ना, उसकी स्लोप और इस बीसी की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट है ना -1 होगा। तो स्लोप ऑफ एडी डॉट स्लोप ऑफ बीसी का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। बीसी की स्लोप आप निकालना जानते हो, m बराबर 1 में से 0 गया 1, 3 + 3 6, तो ये m1 कह दो, इसको m2 कह दो। चलो m12 तो हम कह ही नहीं रहे ना, तो हम इसे m ऑफ BC कह देते हैं, इसे हम m ऑफ AD कह देते हैं। ठीक है, तो BC के लिए 1/6, इसको उधर करा तो ये हो गया -6, m ऑफ AD जो है वो कितना आ गया -6 बराबर। अच्छा, तो इसकी स्लोप हो गई हमारी कितनी -6, है ना। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये हटाओ और यहाँ लगा दो बराबर। सही है, अब ये क्या रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, तो ये तो आ गया, यानी इसकी स्लोप तो आ गई, और ये 1,2 से पास करता है, 1,2 से पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ एडी, कैसे निकाले, y - y1 बराबर m x - x1, इसको सॉल्व करना आप जानते हो। ठीक है, अच्छा, इतनी बात तो हो गई। एंड हैंस फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो उसके लिए क्या करें, देखो बी से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मैं इसको ब्लैक नहीं, इसको अदर कलर की कर देता हूँ। देखो तो ये, ठीक है, और इसका नाम ऑर्थो सेंटर है तो मैंने एच नाम दे दिया, और यहाँ मान लो कोई पॉइंट ई है। ठीक है, अच्छा, तो और वहां से इसके ऊपर मैंने क्या करा है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बीई का जो स्लोप होगी उसका और एसी की स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 होगा, तो 2 - 0, तो यानी 2/1 + 3 4, 2/4 1/2 होता है, 1/2, तो एसी की जो स्लोप हो गई वो कितनी हो गई 1/2, है ना। तो इसकी जो m ऑफ AC जो हो गई वो कितने हो गई 1/2, तो m ऑफ BE जो है वो कितनी होगी -2, m ऑफ BE क्या है -2। ठीक है, और तो देखा जाए तो इसकी आ, मतलब BE की इक्वेशन पता कर लो आप, BE की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ BE, तो उसके लिए क्या होता है y - y1 बराबर m x - x1। सही है, x - x1, इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, और तो और अब हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं h के, कोऑर्डिनेट पता करने हैं h के, कोई दिक्कत नहीं है। h क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमें c से वर्टेक्स c से और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की अब हमें जरूरत नहीं है, हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -6x, इधर ले आओ +6x, इस -6 को इधर ही मतलब प्लस के 6 को इधर ही रहने दो, प्लस का 6 और प्लस का 2 दैट इज प्लस का 8, और ये प्लस का y अपनी जगह एज इट इज, एक तो ये रख लो,
एक इसे देखो -2x इक्वल के इधर लेके आया प्लस का 2x, और ये y अपनी जगह एज इट इज, और ये उग जाएगा 6, और ये इधर ले जाए 6 + 1 7, तो ये 7। इसको सॉल्व कर लो अब। ये गया 6 में 2 गए 4x बराबर 8 में 7 गया 1, x बराबर 1/4। ठीक है, x बराबर 1/4, तो वो कितना हो गया 1/2। y में से 7 में से आधा गया तो बचे 6.5, वो होता है 13/2। सही है ना, तो y बराबर हो गया 13/2, तो यानी ये उस h के कोऑर्डिनेट हो गए। अब जैसे आपसे अगर यदि पूछ ले तो ये हम क्यों कर रहे हैं, टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, टू गेट ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर सरकम सेंटर पूछ ले तो सरकम सेंटर, उसके लिए देखना ONGC रूल काम करेगा। तो ये हो गया G, ये हो गया ON दैट इज H, और ये हो गया आपका C दैट इज सरकम सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लो। G क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, और उसके कोऑर्डिनेट आप अच्छे तरीके से जानते हो, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। इन केस है ना, ये इन केस है ये वाला यहाँ से। ठीक है, अगर पूछ ले तो मैं बता रहा हूँ है ना, ये आपको पता ही है कि ये इसे 2:1 में डिवाइड करता है। जी के कोऑर्डिनेट आप पता कर ही लोगे। ठीक है, ये और एच क्या है यहाँ पर, ये ऑर्थो सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट 1/4 और 13/2 आए हैं, 1/4 और 13/2 आए हैं, ये आए ना दोनों। तो ये, तो इसकी सहायता से आप जो है जी के कोऑर्डिनेट तो अभी मैंने बताया x1 + x2 + x3/2 और y1 + y2 + y3/2 से, सॉरी अपॉन 3 है ना, दोनों में अपॉन 3, उससे कर लोगे। बचा क्या, अल्फा बीटा, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने आते ही है, राइट। तो ये इस तरीके से होगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यदि पूछ लेता है तो सरकम सेंटर का मैंने आपको बता दिया है, ऑर्थो सेंटर का मैंने आपको बता दिया है, और सेंट्रोइड का तो आप कहीं ना कहीं जानते ही थे। ठीक है, आगे देखो। अब ये क्वेश्चन है एक, ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। ठीक है, इसे होमवर्क में ट्राई करना। उसके आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये देखो, ये हो गया, ये इससे मान लो थीटा एंगल बनाती है, तो ये इससे भी थीटा एंगल बना रही है, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्योंकि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया ये P x, y है ना। उसके बाद में ये कोई यहाँ पर डिस्टेंस हो गई मान लो R। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो R इधर है या इधर है, मैं एक बार के लिए इधर की तरफ मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है A, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, x1, y1। तो ये पूरा तो क्या है यहाँ तक का x, और उसमें से गया x1, तो ये वाली जो डिस्टेंस है भाई, इसके कोऑर्डिनेट x है ना ये, तो x - x1, और ये पूरा है y, उसमें से गया y1, तो ये हो गया y - y1। बराबर, इतनी बात आई समझ में। अच्छा, अब ये P हो गया x, y, ये R हो गया, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे ये x को एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो अब आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, और वो क्या है, इसका यूज क्या आएगा। पहले तो ये देखो, जब भी आपको एक लाइन पर कुछ दूर पर एक कोई भी पॉइंट चाहिए हो, है ना, जैसे कोई एक लाइन है, उससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P चाहिए आपको, है ना, तो उसके लिए है ये। ठीक है, करना क्या है वो भी बताता हूँ, पहले एक बार इस चीज को लिख देता हूँ। यूज्ड व्हेन आपको एक लाइन पर कुछ दूर एक पॉइंट चाहिए हो, कुछ दूर पर एक पॉइंट चाहिए हो। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो cos थीटा बराबर कितना होगा, अगर cos थीटा निकालूंगा तो बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा बराबर x माइनस एक्स वन अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया r, और साइन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बराबर। यहां से एक बार r की वैल्यू निकालो इससे, तो इससे r इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, और r बराबर y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यानी दोनों जो है वो r के बराबर आ गए। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, देखना x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये r डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना। तो मतलब जैसे नीचे की तरफ भी तो ये डिस्टेंस हो सकती है नेगेटिव में, है ना। तो ये यहाँ पर ये r के बराबर है ना दोनों के LHS, तो प्लस माइनस r लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। आ गई बात समझ में। अच्छा, जिसके x1 y1 तो क्या है, देखो x1 y1 है गिवन पॉइंट ऑन लाइंस, है ना, x1 y1 बराबर, ठीक है, गिवन पॉइंट ऑन लाइंस। ठीक है, थीटा क्या है इसमें, थीटा वही स्लोप वाला एंगल, ओके। और आर क्या है, आर है हमारी क्या, डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो आई होप सो आपको समझ में आया हो। अब इसको एक बार एग्जांपल से ले लेते हैं तो फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये कोई भी एक इक्वेशन हो गई हमारी, 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, तो यहां से पहले तो इसकी स्लोप निकालो, तो वो हो जाएगी माइनस का 2/3 m, है ना। m कितनी हो गई, माइनस के 2/3, है ना। अच्छा, तो अब इस इक्वेशन की एक बार एक लाइन बना के देख लेते हैं। तो ये हो गया, और मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये तो हमें दिख ही रहा है कि वो 2,3 से पास कर रही है। तो मान लो ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, और जो क्वेश्चन आएगा, है ना, क्वेश्चन भी एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या है। जैसे ये तो इक्वेशन हो गई, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ये तो हो गई इक्वेशन, और जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन 8 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2,1 पॉइंट से हमें डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, 3 यूनिट डिस्टेंस। अब देखो मान लो वो कोई 2,1 यहाँ पर है, अब हमें नहीं पता कि वो 3 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो हम एक काम करते हैं दोनों तरफ ही शो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि x1 y1 क्या होते हैं, गिवन पॉइंट ऑन लाइन। इस लाइन के ऊपर ये 2,1 दे रखे हैं, तो x1 बराबर हो गया 2 और y1 बराबर हो गया 1। ठीक है, तो x माइनस x1 यानी 2 अपॉन कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर अभी तक तो कुछ दे नहीं रखी, तो हम थीटा की वैल्यू कुछ तरीकों से निकालेंगे। ठीक है, और वो तरीके क्या है बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, इस कि हम स्लोप निकालेंगे। तो m अभी अभी हमने यहाँ पे निकाली माइनस का 2/3, m क्या है, माइनस का 2/3, तो यानी वो tan थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, और tan नेगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार कुछ चीजें देखो, परपेंडिकुलर ये हो गया बेस,
3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 9 और 4 13, ये हो गया √13। यहाँ पे अगर थीटा है तो, है ना। तो अब यहाँ क्या आता है, x माइनस टू अपॉन क्या आता है, कॉस थीटा, है ना। अब कॉस थीटा तो नेगेटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक बार कॉस और साइन दोनों के एंगल्स निकाल लो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो x माइनस टू अपॉन कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो ये लो लगा दिया नेगेटिव। तो माइनस का 3 अपॉन √13 बराबर y माइनस y1 दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज 2 अपॉन √13 बराबर r, डिस्टेंस कितनी तरह की, 3 यूनिट, जो भी प्लस माइनस, राइट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो एक बार, तो ये हो जाएगा x माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार के लिए तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, और एक बार क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो देखना जरा, x माइनस टू अपॉन माइनस का 3 अपॉन √13 बराबर प्लस माइनस 3, और y माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन √13 बराबर प्लस माइनस 3। तो एक बार तो पॉजिटिव 3 से ले लो, और एक बार नेगेटिव 3 से ले लो। तो देखो x बराबर पॉजिटिव 3 होगा, तो 3 3 9 माइनस का जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 9 अपॉन √13। और एक बार नेगेटिव से ले लो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 9, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 9 अपॉन √13। ठीक है। अच्छा, एक बार यहाँ पर पॉजिटिव से लो, तो हो जाएगा y बराबर, पॉजिटिव होगा तो 2 तिया 6, तो हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन √13। और एक बार नेगेटिव से लो, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 6, तो यानी 1 माइनस का 6 अपॉन √13। सही है, ये हो गया। तो यानी हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, राइट। तो x बराबर अगर 2 माइनस 9 अपॉन √13 होता है, तो उस केस में y बराबर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के टाइम पे ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस 9 अपॉन √13, और y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन √13। तो अब x पे तो एक बार इसकी वैल्यू सोचो आप जरा, तो √13 की वैल्यू जो होती है वो 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3 का 9, 4 का 16, 3 पॉइंट समथिंग होती है। वो क्वांटिटी अगर इससे कटेगी, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, है ना। और y की वैल्यू तो है ही पॉजिटिव, है ना। और एक बार जरा इसे देखो, तो ये तो है ही पॉजिटिव, और ये y की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगी नेगेटिव। कहने का मतलब ये दोनों तरफ ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएंगे। जैसे कि 3 डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P था, और इस जगह पॉइंट मान लो कोई Q था, तो Q के लिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 अपॉन √13 माइनस 1 माइनस वो कॉमा 1 माइनस 6 अपॉन √13। और P के लिए क्या होगा, P के लिए हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 माइनस 9 अपॉन √13, है ना, कॉमा 1 प्लस 6 अपॉन √13। तो ये इस तरीके से है। अब एक व्यक्ति इसको अलग तरीके से करता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। देखो कि 3 डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता है, ठीक है, और वो बराबर दूरी पर है, तो ये पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। यानी इसी, जैसे मान लो ये कोई लाइन थी, तो यहाँ पर 2,1 था, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो Q हो गया अल्फा कॉमा बीटा, और वो क्या है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर। तो इसके लिए तो आपने ये चीज देखी है कि 3 बराबर अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर की जगह इसको कर दो ये 9। भाई इधर रूट हुआ करता था, तो इधर स्क्वायर चल गया ये, है ना। और और कौन सी लाइन है ये,
ये लाइन है 2x प्लस 3y बराबर 7, तो अल्फा बीटा को यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 7। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो और दोनों को सॉल्व कर लो, तो उससे भी आपकी यही आएगी। लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा आपको ये मेथड। ठीक है, क्रिटिकल लगेगा ये मेथड बजाय सुपर वाले के। ठीक है ना, ये जो मेथड नंबर 2 है और ये वाला क्या है, मेथड नंबर 1 है। ठीक है ना, तो अपने अपने तरीके हैं, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है क्वेश्चन, है ना। आगे देखो, इफ ए एंड बी आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो देखो, तो मान लो आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी और मान लो यहाँ सी। अभी हम एक आगे और कुछ नहीं पता। देखो ए देखो 3,2 और बी हो गया 7,4 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। देन फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स सी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले तो एक चीज हमें जो अभी तक पता है वो ये पता है, हमें नहीं पता ये सी ऊपर बनेगा या ये यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, इसको सी डैश कह देता हूं मैं। लेकिन मुझे एक बात पता है, क्या, कि अगर इक्विलेटरल कह रहा है तो ए बी बी सी और सी ए बराबर डिस्टेंस के होंगे, जो मैं निकाल सकता हूँ। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4 और 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर 16, है ना। और 16 और 4 20, 20 को लिखते हैं 2√5। ठीक है, बराबर। अब देखो, अब अब एक चीज देखो, यदि मैं इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं सी से, तो वो इसे इस तरीके से बराबर तरीके से डिवाइड करेगा और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो जो, और इसको कोई डी नाम दे दो, तो जो ए बी की जो आपकी स्लोप होगी उसका और सी डी की स्लोप का रेस्ट जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा, राइट। तो स्लोप ऑफ ए बी डॉट स्लोप ऑफ सी डी बराबर -1। ए बी की स्लोप निकालो, 4 में से 2 गया 2 अपॉन 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, दैट इज हाफ। हाफ होगा तो -2, एम सी डी बराबर -1, तो एम ऑफ सी डी बराबर -2। ठीक है, -2 हो गई इसकी स्लोप, राइट। अच्छा, अगर ये, और आपको एक चीज और पता है क्या, कि इसकी स्लोप जो होती है वो बेसिकली tan पे इसकी वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है, tan पे वैल्यू होती है। तो tan थीटा बराबर m बराबर tan थीटा बराबर -2। अब tan थीटा फिर से वही नेगेटिव, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, है ना, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। 4 और 1 5, √5, राइट। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर से वही कॉस क्या होता है इसमें, नेगेटिव। तो ये लगा दिया यहाँ पर। अब देखो ये कौन कौन से पॉइंट से होकर जाती है ये, है ना। तो ये जाता है आपका सी। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट अभी भी हमको पता करने हैं, है ना। सी के कोऑर्डिनेट हमें अभी भी पता करने हैं। अच्छा, सी के नहीं, सॉरी, डी के भी कर लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो 7 और 3 10 का आधा 5 और 2 और 4 6 का आधा 3, 5,3 से होकर जाता है ये, 5,3 से होकर जाता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सी डी, इसे कैसे पता करें वो भी देख लो एक बार। तो हमें सी डी के बारे में एक बातें पता है, क्या पता है हमें, कि है ना, की एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी अगर हाइट h है, साइड a है, तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है √3/4 a², राइट। और उसकी हाइट क्या होती है, √3/2 a, है ना। तो a की वैल्यू 2h अपॉन √3 अगर रख दूं यहाँ पे, तो √3/4 इंटू 2h अपॉन √3, तो 4h² अपॉन 3, हाइट की टर्म्स में लेके आ रहा हूँ मैं इसको, है ना। 4 से 4 गया और
ये इस पे रूट छट गया, है ना, तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट थ्री। ये क्या है, इसका एरिया हो गया, एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट थ्री इसका एरिया हो गया, बराबर। एक एक चीज ध्यान से देखना जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ अभी। अब देखो, और तो देखना एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट थ्री, तो गड़बड़ कर दी क्या अपन ने कहीं पे, एच की वैल्यू हो गई ये, और अच्छा ओके 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 ओके, सही चल रहे हैं बिल्कुल। देखो अब ये साइन और कॉस की आ गई वैल्यू, तो साइन और कॉस के लिए अब एक्स माइनस एक्स वन 5, है ना, अपॉन कॉस थीटा दैट इज माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 5 बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 5, है ना, बराबर प्लस माइनस, अब डिस्टेंस पता करनी है, अभी तो हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो ये यहाँ पर देखो, अब एक चीज क्या है वो, ये कितना आ रहा था हमारा √3/2 ऑफ ए, तो यहाँ से हम h बराबर, यानी h जो कि ये सी डी है ना, सी डी तो है h, वो निकालने के लिए क्या करें, √3/2 ऑफ ए क्या है, साइड लेंथ, साइड लेंथ अभी अभी हमारी यहाँ कितनी आई थी 2√5, तो 2√5 रखने पर कितना आ रहा है, 3×5 = 15, अंडर रूट 15 आ रहा है ना, तो यानी ये जो सी डी जो लेंथ है वो कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 15, है ना। अच्छा, अब डी के भी कोऑर्डिनेट हो गए, अब सी के पता करने हैं अभी तो, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू को सही करो, देखो तो प्लस माइनस अंडर रूट 15, है ना, ये परेशान कर रहा था अभी इतनी देर से। देखो तो एक बार पॉजिटिव से लोगे तो कितना आएगा, देखना जरा, पॉजिटिव से लोगे तो कितना आएगा, x-5 अपॉन माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 5 बराबर अंडर रूट 15, और y-3 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 5 बराबर अंडर रूट 15, है ना, तो x-5 बराबर अंडर रूट 3 रह गया यहाँ पर, तो सिर्फ माइनस का, है ना, माइनस का अंडर रूट 3, तो x बराबर आ गया 5 माइनस अंडर रूट 3, और y-3 बराबर ये हो जाएगा आपका 2√3, है ना, 2√3, तो y बराबर आ जाएगा 3 + 2√3, ठीक है। एक तो ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई, है ना, और और ठीक है, चलो ये तो हो गई इसकी, है ना, तो 5 माइनस अंडर रूट 3 और 3 + 2 अंडर रूट 3, तो ये सी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे हो जाएंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 और 3 + 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये माइनस वाला क्यों नहीं लिया मैंने, तो देखो माइनस वाला भी आप लोगे तो कुछ ना कुछ आंसर डेफिनेटली आएगा, और वो क्यों आ रहा है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो यहाँ पर है या ये यहाँ पर, सी डैश के भी तो कोऑर्डिनेट उससे ही आएंगे, ये एक तरीके से एक्स एक्सिस का की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी दूसरी वाली वैल्यू होगी, ठीक है, वो आप खुद से पता कर लेना, ठीक है। आई होप सो आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, बवाल है अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद में फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मेहनत करते रहो,
वीडियोस अगर रेगुलर नहीं भी आ रही है तो आप अपनी जगह करते रहो, बाकी का रिवीजन करते रहो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।